खबर आगरा से है। जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लात दोनों ओर से महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर मारपीट हुई है। देखिए अब तस्वीरें। इसका वीडियो वायरल हो चुका है। ये थाना एतमादौला इलाके के नुनिहाई का बताया जा रहा है। पुलिस ने 151 में दोनों पक्षों का चालान किया है। ये तस्वीरें देखिए आप। ये वीडियो वायरल है, आगरा का वीडियो है, थाना एतमादौला इलाके का। दोनों ही पक्षों का पुलिस ने चालान कर दिया है धारा 151 में। जमीन का विवाद था और जमकर लात घूंसे चले। बच्चे, महिलाएं सब उतर गए इस द्वंद्व में। आप देखिए। और अब बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का वक्त है। 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त है जब नाम वापस लिए जा सकेंगे। दिलचस्प रहेगा आज का दिन। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर के सिलसिले में इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। कई जिलों में नाम वापस ले सकते हैं पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी और दोपहर 3 बजे के बाद निर्विरोध जीत का ऐलान होगा। ऐलान के बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 18 जिलों का रिजल्ट तय है, निर्विरोध अध्यक्ष घोषित होंगे। बाकी 57 जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच मुकाबला है। इसमें 41 सीटें ऐसी है जहां पर सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है। बाकी सीटों पर कहीं पर त्रिकोणीय तो कहीं पर बहुकोणीय मुकाबला है, क्योंकि निर्दलीय भी है, एक ही पार्टी से दो भी चुनावी मैदान में है, बागी भी है, सपा भी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आज नामांकन वापसी का दिन है। कई जिलों में प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की संभावना है। उन्नाव, जौनपुर, एटा, भदोही नामांकन वापसी की संभावना है जिलों में। इसके अलावा संतकबीरनगर, बदायूं और गाजीपुर में भी नामांकन वापसी की खबरें हैं। उन्नाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। जौनपुर में 5 सदस्यों ने नामांकन भरा है, जिसमें से एक नाम वापस हो सकता है, क्योंकि 2 प्रत्याशी वहां पर अपना दल से ही हैं और अपना दल और भाजपा का गठबंधन है। ये सीट इसी गठबंधन के तहत अपना दल के पास है। उसके 2 प्रत्याशी हैं, इसलिए एक प्रत्याशी का नाम लगभग वापस होना तय माना जा रहा है। तो 4 प्रत्याशी फिर भी रह जाएंगे और उसमें से भी भाजपा के बागी प्रत्याशी के नाम लेने का दबाव लगातार बना हुआ है। उसकी चर्चाएं भी है। क्या वो नाम वापसी होती है, इस पर सबकी निगाह है। तो 41 जिले ऐसे हैं जहां पर केवल बीजेपी और सपा के ही उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, और ऐसे में अगर उनमें से कोई एक नाम वापस लेता है तो फिर निर्विरोध जीतना तय हो जाएगा। 41 सीटों में अगर कोई नाम वापस लेता है तो जिस सीट से नाम वापस लिया जाएगा उस सीट पर सामने वाला प्रतिद्वंदी निर्विरोध जीत जाएगा। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो विस्तार से आपको जानकारियां देंगे। हमारे साथ अनुभव शुक्ला लखनऊ से जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ हैं, नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, तो शक्ति सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुभव आपके पास आना चाहते हैं, लखनऊ की जो स्थिति है वो आप दर्शकों के सामने रखें कि वहां की मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, लखनऊ में 2 लोग ही मैदान में हैं। 41 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बीजेपी और एसपी ही आमने सामने टक्कर है और लखनऊ भी इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है विजय लक्ष्मी, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से विधायक हैं, अमरीश पुष्करनी की पत्नी है। दूसरा बीजेपी की जो कैंडिडेट है आरती रावत, वो निर्दलीय जीती थी और बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बदली तो उनको बीजेपी ज्वाइन कराया और अपना उम्मीदवार भी जिला अध्यक्ष पद का बनाया है, क्योंकि लखनऊ की जो सीट है वो एससी महिला के लिए रिजर्व थी। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। यहाँ फिलहाल पर्चा वापसी की कोई संभावना नहीं है और यहाँ 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लेकिन 18 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन तय है 3 बजे के बाद। उन 18 जिलों में जहाँ पर 17 बीजेपी के और एक समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको आज जीत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इस तरह से कुल 57 जिले और बचेंगे, जिनमें आप देखिए उन्नाव है और प्रतापगढ़ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को अपने ही बागियों का सामना करना पड़ रहा है, वही उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ, शकुन सिंह को पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहाँ पर अरुण सिंह नाराज हो गए, बागी बन गए। उनको साक्षी महाराज का आशीर्वाद है। पार्टी के कुछ और विधायक हैं वहाँ उन्नाव में, वो भी बैकडोर से उनको मदद कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं। तो अब ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों है,
8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। जब इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जगह जगह पर लोग बागी हो रहे हैं, तो आप सोचिए जब विधानसभा का चुनाव होगा तो किस तरह से पार्टी को सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरत है बीजेपी को एक मैसेज दे इसी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कि बागी 2022 के विधानसभा चुनाव में इस तरह काम ना करें, वरना पार्टी को नुकसान होगा। और कुल 57 जिले होंगे जहां पर अभी फिलहाल अगर अभी की हम बात करते हैं, 3 बजे के बाद हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ बदल जाए, तो 57 जिलों में 3 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। और उसके लिए ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो ऑब्जर्वर तय किए हैं, वो 2 तारीख को ही पहुंच जाएंगे और 3 तारीख को तब तक रहेंगे उसी जिले में जब तक कि तो 3 तारीख के पूरी चुनाव नहीं के लिए हो जाती। अनुभव आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को ही ऑब्जर्वर पहुंच जाएंगे, और अभी फिलहाल इस वक्त तक जो स्थिति है वो ये कह रही है कि 57 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा 3 जुलाई को। लेकिन दोपहर 3 बजे तक स्थितियां और भी बदल सकती हैं। वो कैसे हो सकता है ये भी हम समझेंगे। मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं, प्रयागराज में क्या स्थितियां हैं, क्योंकि आज नामांकन वापसी का दिन है। मोइन, तो क्या कोई समीकरण बदल सकता है, क्या कोई संकेत आपके पास? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 2 उम्मीदवारों ने ही अपने पर्चे दाखिल किए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मालती यादव ने नामांकन किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीके सिंह ने। निश्चित तौर पर आज नाम वापसी का दिन है, लेकिन प्रयागराज में कोई भी उम्मीदवार नाम वापस लेगा इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं, जो उनकी पार्टियां हैं, उन्होंने इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना रखा है। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही उम्मीदवार जीत के बड़े बड़े दावा कर रही हैं और साथ ही साथ इस बात के लिए आश्वस्त भी दिख रही हैं। ऐसे में यहाँ पर बेहद दिलचस्प और बेहद कड़ा नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो आज नाम वापसी का दिन जरूर है, लेकिन प्रयागराज में कोई भी उम्मीदवार नाम वापस लेगा इसकी संभावना ना के बराबर है। ज्यादा संभावना इसी बात को है कि 3 जुलाई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और वोटिंग के बाद ही ये डिसाइड होगा कि जिला पंचायत का नया अध्यक्ष कौन होगा। जी ठीक है मोइन, आप हमारे साथ बने रहे। आप बता रहे हैं कि वहां पर दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो डटे हुए हैं। अब वाराणसी का रुख कर रहे थे। वाराणसी की नीतीश, यूं तो तस्वीर पूरी तरह से साफ है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों की बात करें तो क्या कोई ऐसे प्रत्याशी है जो नाम वापस ले सकता है? वहां किस तरह की संभावनाएं आज के दिन में दिख रही हैं? राजीव, अगर पूर्वांचल के अन्य जिलों की बात करें तो ज्यादातर जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, चाहे वो चंदौली हो, गाजीपुर हो। इसके साथ ही अगर आजमगढ़, मऊ, इन सारे जिलों में सिर्फ 2 पार्टियां आमने सामने हैं। बनारस की सीट लगभग तय, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के बाद जो नामांकन में खींचतान आई और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदा यादव का नामांकन खारिज हुआ। लेकिन जो अन्य जिलों की बात करें तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला। और अब समाजवादी पार्टी, चूंकि जिस तरह से बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में दोनों ही पार्टियां अपनी साख का सवाल बनाकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से कहीं भी नाम वापसी नहीं लेने के मूड में है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भी पूरी तरह से दमखम के साथ जमीन पर उतरे हैं और अब वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनमें फूट की संभावना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वो अपना नाम वापस लेते हैं या फिर चुनाव मैदान में यूं ही उतरे रहते हैं। लेकिन अभी की जो खबर है ये है कि कुछ प्रत्याशी अपने नाम को वापस लेने के कहीं ना कहीं पक्ष में है। जो फूट है वो सामने आ रही है, लेकिन अब देखना है कि क्या आगे होने वाला है। राजीव, ठीक है नीतीश, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति, उनके पास चलेंगे। शक्ति, गाजियाबाद में क्या स्थितियां हैं और आज क्या कोई नामांकन वापसी हो सकती है? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में बीजेपी का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है ममता त्यागी, वो आज बन गई हैं, क्योंकि एक ही पर्चा दाखिल हुआ था जिस पर बीजेपी की प्रत्याशी थी ममता त्यागी। अगर गाजियाबाद के समीकरण की बात करें तो गाजियाबाद बिल्कुल बीजेपी में है। गाजियाबाद में पार्षद से लेके मेयर से लेके चेयरमैन, 5 विधायक, सांसद सब बीजेपी के हैं। यहाँ पर राज्यसभा सांसद भी हैं। तो बीजेपी की जो साख थी वो दांव पे थी और ये कहा गया था कि बीजेपी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष गाजियाबाद में बनना चाहिए, जिसको लेकर काफ़ी ड्रामा भी देखने को मिला, जिसमें कि नामांकन किसी और पार्टी का दाखिल ही नहीं करने दिया गया। गाजियाबाद में सपा की बात की जाए तो सपा पार्टी का जो प्रस्तावक था उसको ही बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया और न्यू माने कि उसे प्रलोभन देकर
वो अपने साथ ले गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अब बीजेपी की जो प्रत्याशी है ममता त्यागी वो निर्विरोध चुन ली गई हैं। बस जी, शक्ति। औपचारिकता के तौर पे उनकी घोषणा होना, बस औपचारिक ऐलान होना बताने की बाकी है। तो ममता त्यागी का निर्विरोध चुना जाना बताने के तय है। आप चारों का, मोइन आपका, नीतीश आपका, अनुभव आपका और शक्ति आपका बहुत शुक्रिया। 11 बजे के बाद जो तस्वीर है वो पूर्णतः आज के दिन के लिए कम से कम स्पष्ट हो जाएगी। जिसको नाम वापस लेना होगा वो ले लेगा। और नजर एबीपी गंगा की लगातार इस पर बनी हुई। और अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज सामने आ सकता है यूपी के नए डीजीपी का नाम। यूपी के अगले डीजीपी के चयन के लिए आज दिल्ली में यूपीएससी की अहम बैठक है। यूपीएससी के साथ यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नई डीजीपी के नाम पर चर्चा करेंगे। डीजीपी के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपी सरकार को भेजा जाएगा। यूपीएससी इस पैनल को भेजेगी, इन नामों को भेजेगी जिसमें से चयन मुख्यमंत्री को और मौजूदा डीजीपी को करना है। यूपीएससी के भेजे गए पैनल से मुख्यमंत्री को ये नाम चुनना है कि नया डीजीपी कौन होगा। यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव और डीजीपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। यूपीएससी के भेजे गए पैनल से फिर मुख्यमंत्री का फैसला होगा कि कौन नया डीजीपी होगा यूपी का। 30 जून को एचसी अवस्थी जो कि अभी डीजीपी है वो रिटायर होगा। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। पहले अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, ये बैठक जो है यूपीएससी की कब होगी, कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे और क्या आज ही ये 3 नाम तय करके मुख्यमंत्री को दिए जा सकते हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों 12:30 बजे लखनऊ से उड़ान भरेंगे, 1:30 बजे करीब दिल्ली पहुंचेंगे और 3 बजे ये बैठक यूपीएससी में आयोजित होगी जो कि दिल्ली के शाहजहां रोड पर है। वहां पे अगर बात करें तो यूपीएससी के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। उनके साथ चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव और गृह सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उनके नामों का जिक्र किया जाएगा, उनका ब्यौरा दिया जाएगा। चूंकि वो तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले यूपीएससी में आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहले वो तमाम सारे नाम आ चुके हैं यूपीएससी में। केवल उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद यूपीएससी का जो पैनल है वो 3 नामों को अपने आप से डिसाइड करके एक बंद लिफाफे में मुख्य सचिव को सौंपेगा और फिर मुख्य सचिव वो लिफाफा ले जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे, जहां पे वो 3 नामों में से एक नाम का चयन करेंगे और फिर उसके बाद यूपीएससी को सूचित कर दिया जाएगा। तो 3 बजे ये बैठक होनी है। इस बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों 12:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे और 1:30 बजे दिल्ली लैंड करेंगे। इसके बाद 3 बजे यूपीएससी जाकर वो बैठक में शिरकत करेंगे। जी ठीक है अविनाश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। विवेक के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे से जुड़े। विवेक, लखनऊ में किस तरह की चर्चाएं हैं कि किसके नाम पर आखिरी मोहर लग सकती है? जी राजीव, देखिए 30 आईपीएस अफसरों के नाम भेजे गए हैं और इसमें 1986 बैच से 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो डीजी बन चुके हैं, जिनकी 30 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, उनके नाम भेजे गए हैं। और सबसे पहला नाम मुकुल गोयल का है। हालांकि सीनियरिटी की बात करें तो नासिर कमाल सबसे सीनियर अफसर है और बीजेपी ने हमेशा सीनियर अफसरों को ही डीजीपी बनाया है। अगर हम बात करें जब भाजपा सरकार शासन शुरू हुआ था, सरकार की सत्ता शुरू हुई थी, तब सबसे पहले डीजीपी बने थे सुलखान सिंह, वो भी सबसे सीनियर थे। उसके बाद ओपी सिंह बने, वो भी सबसे सीनियर ऑफिसर थे। और इस समय जो वर्तमान डीजीपी हैं हितेश चंद्र अवस्थी, वो भी अपनी पूरी आईपीएस लॉबी में सबसे सीनियर अधिकारी थे। तो यहाँ पर सबसे सीनियरिटी की बात होगी तो नासिर कमाल का नाम सबसे पहले नंबर पर है, वो डेपुटेशन में है। मुकुल गोयल 1987 बैच के ऑफिसर हैं, वो भी डेपुटेशन पर है, उनका नाम भी दूसरे नंबर पे है। और माना जा रहा है कि मुकुल गोयल ही, चूंकि नासिर कमाल के साथ जो सरकार के समीकरण हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए उनको डीजीपी बनाने की संभावनाएं बहुत कम है। पहला जो नाम सबसे चर्चा में है वो मुकुल गोयल का है, लेकिन एक पेच ये फंस गया है कि मुकुल गोयल का प्रमोशन अभी नहीं हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका प्रमोशन किसी वजह से अटका हुआ है, वो एडीजी ही है। और अगर प्रमोशन नहीं होता है तो उनका नाम जो सबसे चर्चित नाम है, जिसके लिए भाजपा की एक बड़ी लॉबी भी लगी हुई है, तो वो सबसे चर्चित नाम पीछे हो जाएगा। इसके बाद आरपी सिंह का नाम है तीसरे नंबर पर। आरपी सिंह इस समय डीजी एसआईटी और ईओडब्ल्यू हैं और सरकार के बड़े करीब हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जांचें भी की हैं जब से सरकार आई है। आरपी सिंह के बाद जो चौथा नाम है डॉक्टर आर के विश्वकर्मा का। आर के विश्वकर्मा का नाम चर्चा में तब आया जब मुकुल गोयल के नाम पीछे हो गया, जब उनका प्रमोशन अटका हुआ है। उनका नाम पीछे होते ही विश्वकर्मा का नाम ऊपर आ गया है। इसके अलावा अगर समीकरण देखेंगे, चूंकि ये चुनावी माहौल है, 6 महीने बाद चुनाव होने हैं,
और सरकार अपना पसंद का अधिकारी बैठाना चाहती है तो सबसे पसंदीदा नाम आनंद कुमार का हो सकता है, जो डीजी जेल है इस समय। आनंद कुमार यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एडीजी भी रह चुके हैं और सरकार में उनका अच्छा खासा काम देखने को मिला है। डीजी जेल रहते हुए भी वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक अन्य नाम जो है वो डीएस चौहान का भी है, जो डीजी इंटेलिजेंस है। सरकार ने उनको डेपुटेशन से बुलाया है। डेपुटेशन से बुलाना, एकमात्र ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनको डेपुटेशन से बुलाया गया है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सीनियरिटी में वो आनंद कुमार से ऊपर है, लेकिन आनंद कुमार के पक्ष में सारे समीकरण हैं। अगर चुनावी समीकरण को देखेंगे तो आनंद कुमार डीजी बनाए जा सकते हैं, और अगर सीनियरिटी को देखेंगे तो मुकुल गोयल का नाम सबसे पहला है। अगर वो पेच फंस गया है जो उनके प्रमोशन का, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो मुकुल गोयल का नाम ही 99% डीजी के पद पर चल रहा है। अगर वो नहीं बनते हैं तो फिर आनंद कुमार, आरपी सिंह या विश्वकर्मा में से किसी का नाम सामने आ सकता है। ठीक है विवेक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका और अविनाश आपका इन जानकारियों के लिए। अगली खबर लखनऊ से है। जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने वाली संस्थाओं को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिला है। ईडी ने संस्थाओं से चंदे में दी गई रकम के बारे में जानकारी मांगी है। रामपुर के आकाश सक्सेना ने सीबीडीटी के चेयरमैन से इस बात की शिकायत की थी। चेक से चंदा लेने के बदले संस्थाओं को ब्लैक मनी दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है, चेक से चंदा लेने के बदले संस्थाओं को ब्लैक मनी दी गई, इसी बात की शिकायत की गई। और अब ईडी का नोटिस। रामपुर के आकाश सक्सेना ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन से इस बात की शिकायत की। जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने वाली संस्थाओं को नोटिस आया है अब प्रवर्तन निदेशालय का। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पर एफआईआर हुई। सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पर एफआईआर। लखीमपुर खीरी से खबर, आरए उस्मानी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी के विपिन मिश्रा ने यह एफआईआर करवाई है। उस्मानी पर जिला पंचायत नामांकन के दौरान गाली गलौज का आरोप है। अब एफआईआर दर्ज हुई है। दवाइयों की कालाबाजारी नहीं रुक रही है और प्रतिबंधित इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में अब 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, लखनऊ में कालाबाजारी को लेकर खबर है। दवाइयों की कालाबाजारी नहीं रुक रही है, विशेष तौर पर जो प्रतिबंधित इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है। इसी कड़ी में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। हसनगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्लैक फंगस का इलाज के नाम पर लोगों को जो इंजेक्शन बेच रहे थे, कई गुना कीमत में बेच रहे थे। अमन सिंह परिहार और जसवीर सिंह इन दोनों का नाम है और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि कितने लोगों को अब तक ये इंजेक्शन बेच चुके हैं, कितने में बेचे हैं और कौन लोग इनका सहयोग करते हैं, कहां से इंजेक्शन लाते हैं, क्या नकली बनाते हैं, क्या सारे जो सवाल हैं, सारे सवाल इनके सामने रखे जा रहे हैं। और बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में मॉडल प्रिया ने आत्महत्या कर ली है। मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मॉडल ने जान दे दी है 14वीं मंजिल से कूदकर। आत्महत्या की है। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी से कूदकर इस मॉडल ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और पुलिस की माने तो मुंबई में मॉडलिंग करने वाली प्रिया अपनी बड़ी बहन के यहाँ पे आई हुई थी ग्रेटर नोएडा और उसके साथ मुंबई का ही एक पुरुष मित्र भी आया था। दोनों ने रविवार देर रात तक पार्टी की थी। ये बात बड़ी बहन ने मां को बता दी। मां की डांट के बाद नाराज होकर उसने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी।